दमोह उपचुनाव में बीजेपी हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को लेकर निशाना साधा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दमोह चुनाव से कांग्रेस के बड़े नेताओं की दूरी बनाए रखने के मामले में कहा कि कमलनाथ दिल्ली और आसाम के दौरे में व्यस्त हैं। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है, जिनके मैदान में उतरने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। और अरुण यादव खंडवा, अजय सिंह भोपाल में डटे हुए हैं। कोई भी प्रचार में दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह जी समझे कि वो ऐसे भूत बन गए कि उनको देख के जनता भागने लगती है। उनको लगता है कि ये भूत ना चढ़ जाए, नहीं तो पता चला इस भूत से कई बर्बादियां हमें सामना करना पड़े। तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस की बर्बादी है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस रखेगी तो भी बर्बाद होगी, और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस छोड़ेगी तो भी बर्बाद होगी। ये जिन है, इसे बोतल में जो रख सके। तो बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सभी नेता दमोह प्रचार कार्यक्रम में शामिल होंगे। रंगपंचमी के बाद पार्टी के सभी नेता की सक्रियता देखने को मिलेगी। फिलहाल पार्टी के पूर्व मंत्रियों विधायकों को दमोह उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्टेडी बनेगी और सब नेता जाएंगे, A to Z नेता जाएंगे। अभी सब लोग अलग अलग जगहों पे, दिग्विजय सिंह दिल्ली में है, 3 तारीख को आएंगे भोपाल, उसके बाद सब जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी के गोत्र बताने वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तब तो दुर्गा पूजा पर रोक लगाई जा रही थी और सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन अब सब जान गए हैं कि आपका गोत्र क्यों याद आपको आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चुनाव पर गोत्र याद आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। 10 साल में याद नहीं आया गोत्र। जब घुसपैठिए आ रहे थे, जब आतंकवादी आ रहे थे, तब गोत्र की चिंता नहीं। तब तो दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लग गया, तब तो सड़क पर नमाज हो गई थी। अब क्यों? वो दीदी लोग सब जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं कि अब क्यों गोत्र याद आ रहा है। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश की करतूत देखने को मिली है। बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां पर इन बदमाशों ने 22 साल के छात्र संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी है। राकेश जखोदिया और विक्की जखोदिया पर हत्या का आरोप है। सीसीटीवी में ये मर्डर का जो वाकया है वो कैद हो चुका है। आपको बता दें कि संदीप ने बचने के लिए घर में शरण भी ली, लेकिन उसके बाद भी बदमाशों ने उससे गोली मार दी, जिसके बाद उस घर के लोगों ने भी संदीप को बाहर सड़क पर पटक दिया। इसके बाद कुछ लोगों की नजर तड़पते हुए संदीप पर पड़ी, तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। तो इस वारदात को लेकर न्यूज 18 कई सवाल खड़े कर रहा है। ग्वालियर में बदमाश बेखौफ आखिर क्यों है? समाज इतना असंवेदनशील आखिर क्यों होता जा रहा है? क्या समाज में मानवता मर गई है? इतना कि नहीं, इस वारदात के बाद सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि बदमाशों में कानून का डर क्यों नहीं है? क्या समाज में इस तरह के बदमाश बेखौफ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं? क्या ग्वालियर में बदमाशों को डर नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 खड़े कर रहा है। तो ग्वालियर का यह मामला है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने एक 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पहले इस युवक संदीप को ये बदमाश अपने घर से बुलाकर ले जाते हैं, बातचीत करने के बहाने उसे बुलाते हैं और उसके बाद इसकी गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करते हैं। संदीप दौड़ता भागता एक घर में शरण लेता है, उस घर में जाकर छिप जाता है, लेकिन वहां पर भी ये बदमाश उसे गोली मारने के लिए दरवाजा तोड़ते हुए नजर आते हैं, गोली से फायर करते हैं और फिर वहां से भाग निकलते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी? अभी तक क्या गिरफ्तारी के बारे में कोई अपडेट मिल पाया है?
बिल्कुल, देखिए कल रात जिस तरह से ये सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, उसके बाद कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी इस मामले में बताया जा रहा है कि 2-3 जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो मुख्य इसके आरोपी है विकेश और राकेश जखोदिया, दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं। और जो प्रारंभिक तौर पर जांच के बाद ये सामने आया है उसमें यही है कि रंगदारी के विवाद को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ समय से रंजिश चली आ रही थी। यही वजह है कि कल बातचीत करने के बहाने संदीप को बुलाया गया और उसके बाद फिर विक्की और राकेश दोनों पिता पुत्र सहित अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। संदीप ने जान बचाने की नीयत से पड़ोस के एक घर में घुसने की कोशिश की और वो जब घर में घुस गया तो पीछे से आए 2 बदमाशों ने लगातार फायरिंग की। 2 गोली संदीप के पेट में लगी है जिससे उसको ब्लीडिंग हुई। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़े होते हैं कि जिस तरह से असंवेदनशीलता देखने के लिए मिली कि मकान मालिक ने भी जहां संदीप बचने के लिए घुसा था उसे घायल हालत में बाहर फेंक दिया, फिर दरवाज़ा लगा लिया। आसपास भी बहुत सारे लोग आ जा रहे थे लेकिन किसी ने वक्त रहते पुलिस को या प्रशासन को खबर नहीं दी। यही वजह लेकिन सुशील, एक सवाल यहाँ पर ये है कि क्या संदीप भी इनके साथ कोई आपराधिक मामलों में लिप्त नजर आता है या फिर जो दोनों आरोपी हैं वो पहले से ही आपराधिक किस्म के लोग हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी मिली है कि वो राजनीतिक रसूख भी रखते हैं, पूर्व में वो चुनाव भी लड़ चुके हैं एक पार्टी से। दूसरा उनमें से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश भी बताया जा रहा है मुरार थाने का। तो कहीं ना कहीं अपराधियों का जो हमलावर है उनका आपराधिक रिकॉर्ड तो था ही सही। साथ ही संदीप की बात करें तो संदीप जो इलाके का लाखा गुर्जर नाम का शख्स है जिसकी उस इलाके में दबदबा है, उसके साथ रहता था और यही बात विक्की और राकेश दोनों बाप बेटों को खल रही थी और इस बात के लिए उन्होंने हिदायत भी दी थी संदीप को कि लक्का के साथ ना रहे। लेकिन संदीप ने उनकी बात सुनने के बजाय उन दोनों को ही धमका दिया था और यही वजह है कि चुनौती देखते हुए कल संदीप को बात करने के बहाने इन्होंने अशोक कॉलोनी इलाके में बुलाया और उसके बाद फिर उस पर हमला कर दिया। संदीप ने हालांकि जान बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन 3 से 4 हमलावर थे, यही वजह कि उसकी जान नहीं बच पाई और आसपास के लोगों ने भी घायल रहने के दौरान उसे वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि उसके घायल होने के बाद भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इसको लेकर अब एक सवाल सुशील यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या आम लोगों के प्रति पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, जो आम लोग इस तरह से डरते नजर आते हैं कि पुलिसिया कार्रवाई में ना फंस जाए? बिल्कुल सही बात है। देखिए जिस मकान मालिक ने संदीप को घायल हालत में बाहर फेंका था उनका भी ऑफ द रिकॉर्ड यही कहना है कि वो किसी तरह की पुलिस कार्रवाई में पड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस तरह के अक्सर जब वाक़ई होते हैं, हत्या या फिर गोलीकांड होते हैं, तो उसमें जो चश्मदीद होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पुलिस के सवालों का। इसके अलावा पुलिस कई बार उलझा भी देती है इस तरह का। यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोग बचते नजर आते हैं, डरते हुए दिखाई देते हैं और यही इस केस में भी होता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसएफ के जवान ने गोली चलाई है, युवती के भाई और मां को गोली मारी गई है। भाई की तो मौत हो गई है और मां का इलाज चल रहा है। आरोपी जवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे एसएलआर राइफल अभी बरामद हुई है। आपको बता दें 10 राउंड फायर यहां पर उसके द्वारा किए गए थे। युवती के शादी तोड़ने से ये नाराज बताया जाता है। भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल में सनकी जवान ने शादी नहीं होने पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस फायरिंग में एक युवक की जान चली गई। वगैरह की थी कमरे में? फायर किए थे सर। पहला फायर किया था मेरे छोटे वाले भाई पे, रितेश धाकड़ पे। दूसरा फायर किया था उसने मेरी मम्मी के ऊपर। उसके बाद में मुझे नहीं पता, मैं छोटे वाले भाई को जान बचाने के लिए मैं उसको लेकर आ गई थी यहाँ पे। देन पूरा उसमें पुलिस की वर्दी में आया था और ये एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार इससे पहले भी वो घर पे आके धमका के गया है। उस समय कोई शिकायत की थी आपने पुलिस उस समय शिकायत नहीं की थी सर। हमने सोचा था चीजें सुधर जाएंगी, तो उन्हें क्योंकि हमें शादी खत्म करना था सर, हमें पुलिस में टच नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने मंगेतर जिनसे वो उनकी शादी फिक्स हुई थी एसएफ के जवान की, उससे परिवार से उसने जा करके वहाँ पे झगड़ा किया है और झगड़ा करने के पश्चात जो है वहाँ पे अपने जो सर्विस वेपन है उसके साथ ले जा करके वहाँ पे गोली चलाई, जिसके भाई की मृत्यु हो गई है। माँ को भी गोली लगी है और खतरे से बाहर है, उसको कब्जे में ले लिया गया है। सारी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं ताकि माँ जो है वो खतरे से बाहर हो जाए, उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। और इस जघन्य अपराध के लिए जो है हम लोगों ने टीम बनाई है ताकि उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर ले।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेकअप के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, खेतों में आग लगने की खबरें लगातार नजर आ रही हैं। जबलपुर में खेतों में आग लगने की घटनाएं थम नहीं रही है। खेतों में गेहूं की फसल कटने को तैयार है, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं गेहूं की फसल जलकर राख होती दिखाई देती है। ताजा मामला मझौली थाना अंतर्गत पोला गांव का है, जहां आग से करीब 100 एकड़ की फसल जलकर राख हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक पोला गांव में किसानों की फसल कटने को तैयार खड़ी थी। खेतों के ऊपर से गुजरी बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे निकली चिंगारी सूखी फसलों पर गिर गई। जब तक किसान कुछ समझ पाते तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। देखते ही देखते गेहूं की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। खेतों में धुआं उठता देखकर तत्काल किसान सक्रिय हुए और मौजूदा संसाधनों से आग बुझाने की कवायद शुरू की। कुछ देर में ही दमकल विभाग के वाहन पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक करीब 100 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद किसानों की आंख के आंसू थम नहीं रहे हैं और अब वे शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इस आग लगने की घटना के बाद क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद मिलती दिखाई दे रही है किसानों को? जी दीपेश, बिल्कुल प्रशासन जो है, पटवारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। साथ ही पूरा मुआयना किया है, सर्वे किया जा रहा है कि किस किसान की कितनी फसल थी जो आग से झुलस गई, पूरी तरह बर्बाद हो गई और किसानों को नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक साइड इफेक्ट ये है कि जो शासन से मदद मिलती है किसान को, एक किसान लागत के तौर पर गेहूं की फसल में तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्च करता है, जिसमें वो 35 से 40 हजार रुपए की उसकी उपज निकलती है। लेकिन शासन जो मदद देता है लगभग 5-6 हजार रुपए ही प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा निर्धारित किया गया है। मतलब ऊंट के मुंह में जीरे की स्थिति है किसानों के लिए कि जिनका नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन उन्हें जो मदद मिलेगी वो ना के बराबर मदद मिलती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि अब किसान भी बेहद परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। बात सतना की करते हैं। आज फिर किसान के खेत में सतना में भी आग लग गई। नागौद थाना क्षेत्र के चींदा गांव में ये आग लगना बताया गया है और किसान की फसल जो है वो जलकर राख हो चुकी है। 12 से ज्यादा किसान बताए जा रहे हैं जिनकी खड़ी फसल चौपट हुई है। करीब 40 एकड़ गेहूं की फसल खराब होना बताया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इस नुकसान की कोई भरपाई हो पा रही है? देखिए, राजस्व अमला गांव का निरीक्षण कर रहा है और जो फसल की नुकसानी है उसका मुआवजा देने की बात कर रहा है। लेकिन जैसा पवन ने बताया है कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये मुआवजा होगा, क्योंकि 4 से 5 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा बनता है, जबकि किसानों को 40 से 50 हजार रुपए का 1 एकड़ में नुकसान हुआ है और लगभग 40 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई है। अभी एक जानकारी और आई है कि सतना जिले के पवैया गांव में भीषण आग लग चुकी है और वहां भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा किसान तबाह हुए हैं और नागौर से दमकल विभाग की टीम वहां बिल्कुल, तो दमकल विभाग की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर भी अब आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीहोर के चंदेरी गांव में एक किसान के खेत में आग लग गई। आग लगने के बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस भीषण हादसे में किसान के 4 एकड़ खेत में पकी हुई गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया है। तो वहीं बैतूल के जंगल में भी भीषण आग लगी हुई है। दक्षिण वन मंडल के मोर्शी रेंज के जंगल में आग लगना बताया जा रहा है। आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में है ये मोर्शी रेंज और दुर्गम इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पा रही है। जो वन अमला है उसके पास सीमित संसाधन हैं, उसी से आग पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है। तो वहीं मुरैना के सबलगढ़ थाना क्षेत्र के जटोली में हाईवे किनारे हुई आगजनी से सड़क किनारे खड़े हुए वृक्ष भी इसकी चपेट में आ गए हैं। आग लगने से कई पेड़ जलकर राख हो चुके हैं। ग्रामीणों के प्रयास से आगजनी की घटना को टाला गया है।
आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली जिले के सराई रेलवे स्टेशन के गजरा बहार रेलवे क्रॉसिंग पर एक बलकर फंस गया। बलकर के फंसने के चलते कटनी चौपन रेल ट्रैक प्रभावित हुआ है। वहीं हावड़ा से चलकर जबलपुर जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस को स्टेशन पर ही रोका गया और तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक को क्लियर कराया गया। अब बात कैबिनेट बैठक की कर लेते हैं। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को 7वें वेतनमान की मंजूरी दी गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के विस्तार को मंजूरी मिली है। शहरी आजीविका मिशन का भी निकायों में विस्तार किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग की बालाघाट में संपत्ति को करीब 8 करोड़ में बेचने को मंजूरी मिली है। पीएम आवास योजना में राज्यांश के सिलसिले में मंजूरी मिली है। कैबिनेट के बाद मंत्रियों की मौजूदगी में कोरोना को लेकर समीक्षा की गई। सभी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज के डीन वैक्सीनेशन के मामले में चर्चा इनके साथ की गई है। वैक्सीनेशन के मामले और दायरे को बढ़ाए जाने पर चर्चा हुई है। संक्रमण को रोकने के उपायों पर भी मंथन किया गया है। भोपाल, इंदौर समेत सभी जिलों में पर्याप्त बेड की उपलब्धता के सीएम ने निर्देश दिए हैं। जागरूकता अभियान को जोर शोर से चलाए जाने पर भी चर्चा की गई है। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने के बारे में भी आज निर्देश दिए गए। जिले के बाहर भी, जिले के अंदर भी क्या स्थिति है इसकी लगातार समीक्षा की है। जो संक्रमण बढ़ रहा था उसकी भी समीक्षा की कि वो अब थमा है। जिलों से विस्तार से बात करने के बाद खासकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे महानगर उसमें लिए गए। आज ये भी स्पष्ट किया गया कि भोपाल में, इंदौर में और प्रदेश में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में बेड। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक छोटा सा संदेश, 2 गज की दूरी, मास्क है बेहद जरूरी। नमस्कार। इस